हेलो एवरीवन, यू आर वेलकम टू फ्रीडम क्लासेस चैनल। और आज हम लोग पढ़ेंगे रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज, आवेश का पुनर्वितरण। आवेश का पुनर्वितरण कैसे होता है, ठीक है। आज तक हमने जो पढ़ चुका हूँ, है ना, डायपोल से, इलेक्ट्रिक डायपोल से, है ना, अभी तक का जो क्लास हुआ है, कैपेसिटर और पोटेंशियल एनर्जी ऑफ अ चार्ज कंडक्टर, यहाँ तक जो प्रीवियस क्लास तक जो हम लोग पढ़े थे, समझिए तो ये दोबारा रिवीजन हुआ है। इसको क्लास में हम लोग एक बार पढ़ चुके थे, फिर हम लोगों ने ऑनलाइन यहाँ तक क्लास फिर से हुआ है। तो इस तरह से आप मतलब एक रिवीजन करने का बहुत बेहतरीन मौका मिला है। आप जो नोट्स है उसको आप रिवीजन करें, जहाँ पे डाउट हो वहाँ पे आप वीडियो देखें, वीडियो लेक्चर देखें, तो आपको बहुत ही अच्छे से समझ में आ जाएगा और कॉन्फिडेंस भी आएगा। जब कोई चीज़ हम उसकी बारे में बहुत गहराई से जान लेते हैं, उस कंसेप्ट को गहराई से जान लेते हैं, तो हम लोगों का इंटरेस्ट पढ़ाई में और बढ़ जाता है। देखिए, अभी जिस तरह का समय है, जिस तरह की परिस्थितियां हैं, उस परिस्थितियां में अब हम लोगों को अपना ज़िंदगी उसी परिस्थितियां में ही जीना पड़ेगा। अभी जो लॉकडाउन है सभी के लिए लॉकडाउन है, लेकिन फिर भी इस लॉकडाउन के वजह से हम अपना समय बर्बाद करें या नष्ट, है ना, कोई भी काम ढंग से नहीं हो, फालतू का समय बर्बाद करने से कोई फ़ायदा तो है नहीं। तो हम लोगों को इसी परिस्थिति में अपना रास्ता निकालना पड़ेगा। जिस तरह से नदी जो है जिधर से गुजरती है वो अपना रास्ता खुद ही बना लेती है, तो हमारे समय में, हमारे इस दौर में अभी जो ये परिस्थितियाँ चल रही है, इस परिस्थिति में हमको अपना रास्ता खुद बनाना पड़ेगा। हमको खुद उस स्ट्रगल करना पड़ेगा, संघर्ष करना पड़ेगा, क्योंकि हम जानते हैं लाइफ इज़ स्ट्रगल एंड स्ट्रगल इज़ लाइफ। तो दोनों एक दूसरे का पहलू है, तो दोनों ज़रूरी है। तो इसलिए हम लोग स्ट्रगल करेंगे तभी लाइफ अच्छा हो सकता है। तो चलिए, इस तरह से हमेशा थोड़ी ना लॉकडाउन रहेगा, है ना, सब दिन के लिए थोड़ी ना लॉकडाउन हो जाएगा। जब तक है तब तक, तो फिर क्यों हम लोग समय फालतू का बर्बाद करें। तो इस तरह से पढ़ाई हम लोग जारी रखेंगे, है ना। और धीरे धीरे बूंद बूंद से ही घड़ा भरता है। धीरे धीरे एक दिन ऐसा समय भी आएगा, उस दिन हम लोग पूरा कंप्लीटली सिलेबस को पूरा रिवीजन भी कर लेंगे। कंप्लीट तो करना ही है, उसके साथ रिवीजन भी करना है। अभी तक हम लोग ने जो क्लास लिया, फिर से जो दोबारा पढ़ाया, तो मेरा एक ही मकसद था, जो स्टूडेंट को छूट गया था, जो रेगुलर वे में क्लास नहीं कर पाए थे, तो उनको फिर से मौका मिला, है ना। फिर भी आप ये मत सोचेगा कि सर छोड़ के पढ़ाएंगे या कुछ चैप्टर को हटा देंगे, रिमूव कर देंगे, ऐसा कुछ भी नहीं है। टोटल एक एक चीज़ हम लोग पढ़ेंगे, सारा, है ना, जितने भी टॉपिक है सभी टॉपिक हम लोग को पढ़ना है, ठीक है। हो सकता है आगे पीछे हो सकता है, लेकिन टोटल टॉपिक हम लोग को कंप्लीट करना है। ये चीज़ आप लोग जान लीजिए। तो चलिए, आज हम लोग पढ़ते हैं बहुत ही बेहतरीन चैप्टर टॉपिक, है ना, कैपेसिटर का ये जो चैप्टर का जो ये टॉपिक है, आज हम लोग पढ़ने वाले हैं रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज। इससे पहले हम लोग कैपेसिटेंस पढ़ चुके हैं, पोटेंशियल एनर्जी ऑफ अ चार्ज कंडक्टर पढ़ चुके हैं। आज हम लोग पढ़ेंगे रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज, यानी चार्ज का पुनर्वितरण हम लोग कैसे करते हैं। इस कंसेप्ट को समझने के लिए हमें एक एग्जाम्पल से समझना पड़ेगा। चलिए वो एग्जाम्पल देखते हैं क्या है। उसके बाद हम लोग को समझ में आएगा कि चार्ज को कैसे हम लोग, है ना, पुनर्वितरण करते हैं। अब इसका किस तरह से पुनर्वितरण किया जाता है। पुनर्वितरण को हम लोग बंटवारा बोलते हैं, बांटना, बंटवारा कैसे करते हैं। सपोज डैट, मान लीजिए एक नीचे एक ये सेम लेवल है, एक ग्राउंड है, मान लीजिए यहाँ पे एक कंटेनर रखा हुआ है, लेकिन दोनों कंटेनर का जो है वॉल्यूम अलग अलग है। दोनों कंटेनर का वॉल्यूम अलग अलग है।
और ये दूसरा कंटेनर है अब इस दोनों कंटेनर में जो है पानी का लेवल दिया हुआ है। सपोज दैट इसमें पानी भरा हुआ है, किस ऊंचाई तक भरा हुआ है वो देखना है। यहाँ तक पानी इसमें भरा हुआ है। सपोज दैट इस जहाँ तक पानी का जो ये हाइट है उस हाइट को हम लोग H1 मान लेते हैं। ये H1 ऊंचाई तक इसकी हाइट है इस वाटर की जो प्रेजेंस पहला वाला कंटेनर में। इसको कंटेनर ए मान लेते हैं, इसको कंटेनर बी मान लेते हैं। ये बी कंटेनर है। तो इसका जो पानी का लेवल है इस कंटेनर का दूसरे बी वाले का कंटेनर का जो पानी का जो लेवल है वो पहले वाले कंटेनर के तुलना में इसकी ऊंचाई H2 है, यानी देखने से भी लग रहा है इसकी ऊंचाई जो है ज़्यादा है। ये हो गया क्रॉस सेक्शनल एरिया। इसको क्रॉस सेक्शनल एरिया A2 मान लेते हैं, इसको A1 मान लिए, क्रॉस सेक्शनल एरिया काट क्षेत्रफल। अब हम लोग क्या करते हैं कि इस दोनों कंटेनर को एक पाइप के द्वारा दोनों को कनेक्ट कर देते हैं। एक पाइप से दोनों को कनेक्ट कर दिए। अब आप लोग बता सकते हैं कि किस कंटेनर का पानी किस में जाएगा, ए का बी में जाएगा कि बी का ए में जाएगा। आप लोग क्या बता सकते हैं? ऐसा लग रहा होगा कि इसमें पानी ज़्यादा है, पानी तो इधर होना चाहिए। ऐसा कुछ भी नहीं है। इस कंटेनर में कितना अमाउंट ऑफ वाटर है इससे कोई मतलब नहीं है, और इस कंटेनर में कितना अमाउंट ऑफ वाटर है इससे कोई मतलब नहीं है। अमाउंट ऑफ वाटर से कोई मतलब नहीं है। ये कंटेनर बी का पानी जो है कंटेनर ए में फ्लो करेगा, और कब तक फ्लो करता रहेगा? जब तक दोनों कंटेनर का पानी का लेवल बराबर नहीं हो जाता। दोनों कंटेनर का पानी का लेवल बराबर नहीं हो जाता, यानी तब तक जो है ये फ्लो करता रहेगा। तो इसका मतलब एक समय ऐसा आएगा, सपोज दैट एक समय ऐसा आएगा और ये दोनों का लेवल इक्वल हो जाएगा। इस दोनों का लेवल इक्वल हो जाएगा। और जब इक्वल लेवल हो जाएगा तो वाटर का फ्लो अब रुक जाएगा। मतलब ये अब वाटर फ्लो नहीं करेगा, ये अब स्टॉप हो जाएगा, वाटर का फ्लो बंद हो जाएगा। ये कंटेनर ए, ये कंटेनर बी। तो अब इस कंडीशन में हम लोग बोल सकते हैं कि यानी ये भी H ऊंचाई की हो गई, इस वाटर का भी लेवल H ऊंचाई तक है हाइट, और इसका भी H हो गया। तो यानी कहने का मतलब है कि अब H1 H2 इस कंडीशन में क्या है, दोनों इक्वल है। और कब तक फ्लो वाटर करता है रहा? जब तक दोनों कंटेनर का लेवल बराबर नहीं हो गया तब तक पानी बहता रहा। किधर से किधर? कंटेनर बी से कंटेनर ए के तरफ। तो इसका मतलब है कि फ्लो ऑफ वाटर जो है क्या पानी के अमाउंट पे डिपेंड करता है? नहीं। क्या फ्लो ऑफ वाटर हाइट पे डिपेंड करता है? बिल्कुल हाइट पे डिपेंड करता है। तो अभी सपोज दैट मान चलिए कोई भी बर्तन है, हम कुछ ऊंचाई पे इसको रख दे और नीचे छोटा सा बर्तन को रख दे, है ना, और इसमें नीचे एक और बर्तन ले ले, सपोज दैट मान लीजिए एक इससे भी बड़ा ले लेते हैं,
ये इसके तुलना में सपोज दैट ये छोटा है, ये बड़ा है, तो इसमें पानी ये रखा जाए तो पानी का फ्लो जो है किधर, हायर टू लोअर, है ना। तो मतलब किस पे डिपेंड कर रहा है, ये हाइट पे डिपेंड कर रहा है कि नहीं कर रहा है। तो इसका मतलब है कि पानी का फ्लो जो है पानी के अमाउंट पर डिपेंड नहीं कर रहा है, पानी के हाइट पे डिपेंड कर रहा है, ऊंचाई पे डिपेंड कर रहा है। तो अब चलिए, अब हम लोग जब ये समझ गए हैं तो अब हम लोग को चार्ज ऑफ, है ना, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज समझने में और भी आसानी होगी। हम लोग दो कंडक्टर मान लेते हैं। इसका चार्ज, इसको A मान लीजिए, इसको B मान लीजिए। इसका चार्ज Q1 है, दूसरे का चार्ज Q2 मान लेते हैं। इसका कैपेसिटेंस जो है C1 है, इसका C2 है। इसका पोटेंशियल V1 है, इसका V2 है। सपोज डैट मैं इस चार्ज का वैल्यू 50 माइक्रो कूलम ले लेता हूँ और इसका वैल्यू 25 माइक्रो कूलम ले लेता हूँ। इसका पोटेंशियल 10 वोल्ट है और इसका पोटेंशियल यदि मैं 15 वोल्ट ले लूँ तो बताइए चार्ज का जो फ्लो होगा किधर से किधर होगा। यदि इस दोनों को मैं एक वायर से कनेक्ट कर देता हूँ, कंडक्टिंग वायर से यदि कनेक्ट कर देता हूँ, तो चार्ज का फ्लो A से B के तरफ होगा कि B से A के तरफ होगा। तो आप बोलिएगा कि सर यहाँ पे चार्ज ज़्यादा है, यहाँ पे कम है, तो चार्ज का ऑब्वियसली चार्ज तो A से B के तरफ जाना चाहिए। ऐसा बिल्कुल नहीं है। चार्ज का फ्लो होगा B से A के तरफ। चार्ज का फ्लो किधर से किधर होगा, B से A के तरफ। अब बताइए क्यों होगा, क्योंकि इसका पोटेंशियल 10 वोल्ट है, इसका पोटेंशियल 15 वोल्ट है। हमेशा चार्ज का फ्लो जो होता है हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल, उच्च विभव से निम्न विभव की ओर होता है। तो ये इसका पोटेंशियल हायर है, इसका लोअर है, तो चार्ज का फ्लो किधर से किधर होगा, B से A की तरफ होगा। चार्ज का फ्लो चार्ज के अमाउंट पे डिपेंड नहीं करता है। आपको एक बात याद आ रहा होगा, इसके पहले जो मैं एग्जांपल दिया था जस्ट इसी पे दिया था, क्योंकि पानी के अमाउंट पे पानी का बहाव डिपेंड नहीं कर रहा था, उसी तरह चार्ज का बहाव चार्ज के अमाउंट पे डिपेंड नहीं कर रहा है, बल्कि उसके पोटेंशियल पे डिपेंड कर रहा है। जिसका पोटेंशियल ज़्यादा, जिसका पोटेंशियल कम, तो ज़्यादा से कम के तरफ फ्लो होगा। जिस तरह से वहाँ पे ऊंचाई पे डिपेंड कर रहा था वाटर के लिए, वाटर का फ्लो, तो यहाँ पे हम लोग पोटेंशियल पे डिपेंड कर रहा है। हम लोग देख रहे हैं कि यहाँ पे क्या चीज़ पे डिपेंड कर रहा है, पोटेंशियल पे। यदि सपोज दैट ये Q1 है, इसका 50 माइक्रो कूलम चार्ज है, कैपेसिटेंस C1 है, इसका कंडक्टर, इस कंडक्टर का नाम ये दे दिया, और इसका पोटेंशियल जो है 15 वोल्ट यदि कर दूं। दूसरा कंडक्टर B है,
इस पे चार्ज जो है 25 माइक्रोकूलम है और इसका V2 इसका पोटेंशियल जो है V2 का वैल्यू है 10 वोल्ट। यदि मैं एक कंडक्टिंग वायर से दोनों को कनेक्ट कर देता हूं तो बताइए इस कंडीशन में चार्ज का फ्लो किधर से किधर होगा। तो आप कह सकते हैं कि सर अभी तो आप बताया था कि फ्रॉम हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल की ओर होगा, इसका पोटेंशियल अब ज़्यादा हो गया, इसका कम हो गया, तो अब तो फ्लो इस डायरेक्शन में करेगा, ए से बी की तरफ। बिल्कुल सही बात है, सिर्फ पोटेंशियल पे डिपेंड कर रहा है। ऐसा जरूरी नहीं है कि यहाँ पे चार्ज ज़्यादा है इसलिए इस डायरेक्शन से इस डायरेक्शन में फ्लो हो रहा है। आपने देखा ना, यहाँ चार्ज कम होते हुए भी इसका फ्लो बी से ए की तरफ हो रहा है। क्यों? पोटेंशियल ज़्यादा था, इसका पोटेंशियल इसके तुलना में कम ज़्यादा है, इसका कम है, इसीलिए इसका फ्लो ए से बी की तरफ होगा। शायद यहाँ तक आप लोग अच्छे से समझ गए होंगे। तो यही फंडा है और इस फंडे को हम समझ गए तो मेरा ये जो है चुटकी में इसका क्वेश्चन सॉल्व होगा। इससे रिलेटेड, इस टॉपिक से रिलेटेड क्वेश्चन बिल्कुल चुटकी में सॉल्व होगा। ठीक है, चलिए अब हम लोग कुछ मेन पॉइंट को लिख लेते हैं जो हम लोग ने अभी जस्ट देखा। कौन कौन सा मेन पॉइंट था? तो सबसे पहला पॉइंट है, जब दो चार्ज कंडक्टर को आवेशित चालक को आपस में एक चालक तार द्वारा जोड़ दिया जाता है तो आवेश का प्रवाह फ्लो ऑफ चार्ज, तो आवेश का प्रवाह तभी संभव है जब दोनों का विभव अलग अलग हो। अभी हम लोगों ने देखा कि आवेश तभी एक दूसरे में फ्लो करेगा, चार्ज का बहाव तभी होगा जब दोनों का पोटेंशियल अलग अलग हो। जैसे हाइट अलग अलग हो तभी तो पानी का बहाव होगा एक दूसरे में, उसी तरह पोटेंशियल अलग अलग होगा दोनों कंडक्टर का, तभी चार्ज एक दूसरे में स्थानांतरित हो पाएगा, अन्यथा नहीं। तो इसलिए पोटेंशियल अलग अलग होना जरूरी है। किसके लिए? चार्ज के फ्लो के लिए। आवेश का प्रवाह उच्च हाई पोटेंशियल, इसको इंग्लिश में कहते हैं उच्च विभव, हाई पोटेंशियल से निम्न विभव लो पोटेंशियल की दिशा में
होता है। नेक्स्ट तीसरा पॉइंट है आवेश के प्रवाह की दिशा, आवेश के प्रवाह की दिशा आवेश के मान यानी अमाउंट ऑफ चार्ज, अमाउंट ऑफ चार्ज पर निर्भर नहीं करता है। नेक्स्ट पॉइंट, अब आवेश का प्रवाह जो है कब तक होता रहेगा, फ्लो ऑफ चार्ज कब तक होता रहेगा। आवेश का प्रवाह कंडक्टर में तब तक होता रहेगा जब तक कि दोनों कंडक्टर का विभव समान नहीं हो जाता। तो लिख सकते हैं हम लोग, आवेश का प्रवाह तब तक होता रहेगा जब तक कि दोनों कंडक्टर का विभव समान यानी बराबर नहीं हो जाता, इक्वल नहीं हो जाता है। तो ये सारा पॉइंट बहुत ही इम्पोर्टेंट है कंसेप्ट के लिए, इसी से कंसेप्ट बनता है और इसी कंसेप्ट से आपको न्यूमेरिकल्स भी सॉल्व होंगे और ऑब्जेक्टिव भी आपसे बनेगा। तो सबसे पहला पॉइंट है, जब दो चार्ज कंडक्टर को आपस में एक चालक तार द्वारा जोड़ दिया जाए, दो कंडक्टर अलग अलग था, एक यहाँ है एक दूसरा यहाँ है, दोनों को एक वायर से कनेक्ट कर दिया गया है। अब इस दोनों कंडक्टर से चार्ज जो फ्लो होगा एक दूसरे में, तो कब फ्लो होगा, जब दोनों कंडक्टर का पोटेंशियल अलग अलग होगा। ए का पोटेंशियल कुछ और होना चाहिए, बी का कुछ और होना चाहिए, तभी चार्ज का बहाव संभव है। दूसरा, आवेश का प्रवाह जो है उच्च विभव से हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल की दिशा में होता है। आवेश का प्रवाह की दिशा आवेश के मान अमाउंट ऑफ चार्ज पर निर्भर नहीं करता है। आवेश का प्रवाह तब तक होता रहेगा जब तक कि दोनों कंडक्टर का विभव समान नहीं हो जाता है। तो ये सारी पॉइंट हम लोग बहुत अच्छे से समझ चुके हैं, तो आप इसे नोट कर सकते हैं। चलिए अब हम लोग कॉमन पोटेंशियल उभयनिष्ठ विभव ज्ञात करेंगे। तो उसमें हम लोग मानना पड़ेगा कि माना दो अलग अलग कंडक्टर है जिसकी
जिसकी धारिता क्रमशः C1 तथा C2 है एवं उन पर आवेश Q1 तथा Q2 है। तो यहाँ पे हम लोग दो कंडक्टर बना लेते हैं अलग अलग, है ना, दो अलग अलग कंडक्टर है, अलग अलग रखा हुआ, अभी उसको कनेक्ट हम लोग नहीं किए हुए हैं। तो यहाँ पे हम लोग इसको कंडक्टर A मान लेते हैं, ये कंडक्टर A है। दूसरा ये कंडक्टर B है, दोनों अलग अलग रखा हुआ है। इस पे चार्ज Q1 है, इसका चार्ज Q2 है, इसका कैपेसिटेंस C1 है, इसका कैपेसिटेंस C2 है, इसका पोटेंशियल भी मान लेते हैं V1 है, इसका V2 है। ठीक है। तो अब देखिए कंडक्टर A का चार्ज, तो ये कनेक्शन से पहले की बात है, ये जो प्रक्रिया है ये कनेक्शन के पहले की है। तो हम लोग लिख सकते हैं कनेक्शन के पहले और उसके बाद हम लोग कनेक्शन करा के भी देखेंगे कनेक्शन के बाद क्या होता है। कनेक्शन के पहले कंडक्टर A का चार्ज क्या है, कंडक्टर A का आवेश हम लोग Q1 मान ले हैं, Q1 का आवेश। तो Q1 का वैल्यू क्या हो जाएगा, हम लोग इससे पहले पढ़े थे Q बराबर C इंटू V, कैपेसिटेंस जब पढ़ा रहे थे धारिता बताए थे आपको Q बराबर C इंटू V होता है, जहाँ पे C क्या है, एक कांस्टेंट है जिसको हम लोग धारिता कहते हैं, कैपेसिटेंस कहते हैं, V क्या है, पोटेंशियल है, विभव है। तो उसी तरह यहाँ पे Q1 है ना, यहाँ पे स्मॉल Q1 हम लोग चालक A का चार्ज मान चुके हैं, तो इसलिए यहाँ पे हम लोग स्मॉल Q1 लिखे हैं। तो स्मॉल Q1 बराबर चार्ज क्या हो जाएगा, तो C1 है तो C1 रखेंगे, इसका धारिता C1 है और विभव कितना है, V1 है, तो C1 इंटू है ना V1। दूसरी इसके लिए चलिए कनेक्शन के पहले कंडक्टर B का आवेश, कंडक्टर B का आवेश, तो Q2 का वैल्यू हो जाएगा, देख लीजिए C2, धारिता C2 है और विभव V2 है, तो C2 इंटू V2। चलिए अब हम लोग यहाँ पे दोनों कंडक्टर का चार्ज एक साथ हम लोग लिख सकते हैं। तो अतः कुल आवेश, कुल आवेश दोनों कंडक्टर का तो क्या हो जाएगा, Q1 प्लस Q2 का वैल्यू हम लोग क्या लिख सकते हैं, C1 प्लस V1 प्लस C2 प्लस V2। ठीक है, इसको इक्वेशन हम लोग एक मान लेते हैं। चलिए अब हम लोग देखते हैं कि जब दोनों कंडक्टर को एक चालक तार के द्वारा जोड़ दिया जाए, तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे
जब दोनों कंडक्टर को आपस में एक चालक तार से जोड़ दिया जाए तो चलिए एक चालक तार से इसको जोड़ देते हैं। ये कोई चालक तार है, इससे हमने ए तथा बी कंडक्टर को आपस में जोड़ दिया, ठीक है। और यदि एक कंडीशन दिया हुआ है कि यदि V1 जो है वो ज़्यादा है V2 से, V1 का वैल्यू V1 इज ग्रेटर देन V2, तो V1 का वैल्यू V2 से ज़्यादा है। तो जब V1 का वैल्यू V2 से ज़्यादा होगा तो इसका मतलब पोटेंशियल इसका ज़्यादा है, विभव ज़्यादा है, इसका कम है, तो फ्लो ऑफ चार्ज किधर से किधर होगा, हाइयर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल की तरफ। तो बताइए कि चार्ज का डायरेक्शन इधर होगा, इधर चार्ज आवेश फ्लो करेगा, इधर चार्ज का डायरेक्शन हो जाएगा, यानी ए से बी में जाएगा चार्ज। तो ये कब तक फ्लो करता रहेगा, ये तब तक फ्लो करता रहेगा जब तक इस दोनों का विभव आपस में बराबर नहीं हो जाए। तो यानी कब तक फ्लो करता रहेगा, जब तक दोनों का विभव आपस में बराबर नहीं हो जाए, ये तब तक फ्लो करता रहेगा। ये फ्लो हो रहा है इधर से इधर, इसका डायरेक्शन फ्लो का इधर है, ए से बी की तरफ। सपोज डैट अब फ्लो बंद हो गया, तो इसका मतलब क्या हुआ, इधर से इधर फ्लो हो रहा था, अब फ्लो रुक गया, इसका मतलब दोनों चार्ज, है ना, यानी दोनों का विभव बराबर हो गया। चार्ज तो अभी दोनों का अलग अलग ही है। अब ये Q था तो इसको Q1 डैश, Q1 था पहले, कनेक्शन से पहले मान चलिए Q1 था, कनेक्शन के बाद Q1 डैश हो गया, और ये भी Q2 डैश हो जाएगा, ठीक है। इसका वैल्यू चेंज हो जाएगा ना, क्योंकि इसका चार्ज उसमें फ्लो कर जाएगा, अब इसका प्रवाह हो जाएगा हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल की तरफ, ठीक है। तो चार्ज में है ना कमी आ जाएगी, ठीक है, या जिधर जाएगा उधर बढ़ गया, जिधर से गया उधर घट गया। मतलब अब एक टाइम ऐसा आएगा कि दोनों का पोटेंशियल इक्वल हो गया, तो चार्ज का फ्लो बंद हो जाएगा, रुक जाएगा, अब चार्ज इधर से उधर फ्लो नहीं करेगा, ठीक है। तो इस कंडीशन में पोटेंशियल जो होगा वो V हो जाएगा, समान पोटेंशियल हो गया। और कैपेसिटेंस तो अलग अलग है, ये दोनों कंडक्टर का कैपेसिटेंस, पोटेंशियल इक्वल होने से कैपेसिटेंस पे कोई असर नहीं पड़ेगा। तो कैपेसिटेंस क्या है, वो तो उस कंटेनर का कैपेसिटी है कि उसमें कितना चार्ज को रख सकता है, स्टोर कर सकता है, ये चेंज नहीं कर सकता है, ठीक है ना। तो सिर्फ चार्ज का फ्लो हुआ ना, तो चार्ज में चेंजिंग आएगा, पोटेंशियल तो दोनों इक्वल हो गया। तो अब इस कंडीशन में फ्लो रुक जाएगा, बंद हो जाएगा। तो अब चलिए इसके बाद का जो प्रोसेस है आफ्टर कनेक्शन क्या होगा, मैं इसे मिटा रहा हूं, ठीक है। तो यहां पे ये प्रोसेस हो गया कनेक्शन के बाद। लाइट चली गई है, थोड़ा अंधेरा हो गया होगा, बारिश भी हो रही है। अब चलिए, अब हम लोग कनेक्शन के बाद का प्रक्रिया क्या है उसको देखते हैं। तो ये प्रोसेस जो है ये कनेक्शन के बाद का है।
तो कनेक्शन के बाद यानी इस डायग्राम को पहले बना के तब ये प्रोसेस हम लोग लिखेंगे। तो ये कनेक्शन के बाद का प्रोसेस है। तो चलिए, तो कंडक्टर ए का आवेश, ए का आवेश ये है हमारा फाइनल। तो क्या हो गया, Q1 डैश हो गया, क्योंकि इसको कनेक्ट करने के बाद जो हमारा वैल्यू आया ये आया है, तो इसको कंसीडर हम लोग करेंगे Q1 डैश। तो इसको हम लोग लिख सकते हैं Q1 डैश बराबर फॉर्मूला वही Q बराबर CV। तो यहाँ पे Q ये है, C इसका 1 है, C1 और V क्या है, दोनों सिर्फ V है, इक्वल हो गया, समान हो गया पोटेंशियल, इसलिए सिर्फ V लिखेंगे। उसी तरह कंडक्टर B का चार्ज आवेश क्या हो गया, अब Q2 डैश हो गया, देख लीजिए Q2 डैश डैश हो गया बराबर इसका कैपेसिटेंस क्या है, C2, पोटेंशियल V, सिर्फ V लिखना है। तो कुल आवेश क्या हो गया, कुल आवेश दोनों को जोड़ देंगे तो Q1 प्लस Q2 का वैल्यू हो जाएगा कुल आवेश, है ना, Q1 प्लस Q2। तो ये हो जाएगा C1V प्लस ये हो जाएगा C2V। ठीक है, अब चलिए, अब हम लोग इस दोनों में V कॉमन है, तो यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं C1 प्लस C2 और V को हम लोग कॉमन ले लिए, V यहाँ पे, और इसको इक्वेशन 1 मान लिए, सॉरी 2, एक तो हमने पहले मान लिया था, इसको इक्वेशन हमने 2 मान लिया। चलिए, इसके बाद का प्रोसेस क्या है, मैं इसे अब मिटा रहा हूँ। इस डायग्राम के बारे में मैं बिल्कुल क्लियर कर चुका हूँ, किसको क्या हो, कब माने कब क्या हुआ, चार्ज कैसे बदला, पोटेंशियल कैसे सेम हुआ, सारी चीज़ें जो है मैंने डिस्कस कर चुका हूँ। तो उसके बाद का जो है प्रोसेस चलिए देखते हैं। अब हम लोग क्या लिखेंगे, अब हम लोग लिखेंगे आवेश के संरक्षण सिद्धांत से कनेक्शन से पहले का कुल आवेश बराबर कनेक्शन के बाद का कुल आवेश। हम लोग आवेश का संरक्षण सिद्धांत पढ़ चुके हैं, शुरू क्लास में ही बताए थे आवेश के संरक्षण सिद्धांत क्या होता है। अब उसी को हम लोग यहाँ पे यूज कर रहे हैं, तो है ना, तो कनेक्शन के पहले का कुल आवेश और कनेक्शन के बाद का कुल आवेश, क्योंकि आवेश संरक्षण सिद्धांत से हम लोग क्या जानते हैं, पूरे संसार का कुल आवेश क्या होता है, नियत होता है। ठीक है, ना तो इसको विनाश किया जा सकता है, ना तो इसको उत्पन्न किया जा सकता है। ठीक है, अर्थात पूरा संसार का जितना भी आवेश है क्या होगा, नियत होगा। तो इसलिए कनेक्शन के पहले का कुल आवेश और कनेक्शन के बाद का कुल आवेश आपस में क्या होगा, बराबर होगा। तो पहले का है ना, तो पहला हम लोग को कनेक्शन से पहले का जो आया था वो आया था हम लोगों को कुल आवेश कितना आया था, C1V1 प्लस C2V2 इक्वेशन 1 से।
और यहाँ पे आवेश है ना, कनेक्शन के बाद का कुल आवेश देख लीजिए यहाँ पे, तो कितना है C1 प्लस C2 इंटू भी, तो C1 प्लस C2 इंटू ये भी। तो अब हम लोग, अब चलिए इसको इधर ले जाते हैं, भी का वैल्यू निकालना है, तो इसको इधर ले जाते हैं, उसको उधर ले जाते हैं, तो C1 प्लस C2 इंटू भी बराबर C1 V1 प्लस C2 V2, इसीलिए V बराबर C1 V1 प्लस C2 V2 हो जाएगा बाई C1 प्लस C2। यही हमारा कॉमन पोटेंशियल है, जिसको हिंदी में उभयनिष्ठ विभव कहते हैं। तो यही तो हमारा क्या है, इसी को हम लोग बोलते हैं कॉमन पोटेंशियल। उभयनिष्ठ विभव इसको कहा जाता है हिंदी में। तो ये हम लोगों ने प्रूफ कर लिया, आप चाहे तो नोट कर सकते हैं। चलिए हम लोगों को कॉमन पोटेंशियल आ गया, V इजकल टू C1 V1 प्लस C2 V2 बाई C1 प्लस C2। देखिए इसको हम लोग जो है, इसके जगह पे हम लोग Q1 प्लस Q2 भी लिख सकते हैं बाय C1 प्लस C2, और है ना, तो ये इसी का वैल्यू हम लोग इतना भी कैलकुलेट कर चुके हैं, तो इस तरह से भी लिखा जा सकता है। तो हम लोग लिख सकते हैं इसको, परिभाषा कैसे लिख सकते हैं, यदि आपसे परिभाषा पूछा जाएगा कि कॉमन पोटेंशियल क्या है, तो आप क्या बताइएगा? तो आप लिख सकते हैं जब दो कंडक्टर को एक दूसरे से एक चालक तार से जोड़ा जाता है, चालक तार से जोड़ा जाता है, तो आवेश का प्रवाह एक कंडक्टर से दूसरे कंडक्टर में तब तक होता रहता है जब तक कि पोटेंशियल, जब तक कि दोनों कंडक्टर का विभव पोटेंशियल समान सेम नहीं हो जाता। अतः इस समान
विभव को उभयनिष्ठ विभव या कॉमन पोटेंशियल कहते हैं। अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो ये डिफिनेशन है। परिभाषा किसका? कॉमन पोटेंशियल का। तो इसे कॉमन पोटेंशियल कहते हैं, कहा जाता है। तो इस तरह से आप लोगों ने समझ लिया। इसको याद करने का कोई ज़रूरत नहीं है, सिर्फ कंसेप्ट याद रखिए, दिमाग में रखिए, बिल्कुल अपने आप हो जाएगा। कुछ कंसेप्ट है जो न्यूमेरिकल के लिए पूछे जाते हैं, तो चलिए मैं उससे डिस्कस कर रहा हूँ। तो हम जानते हैं, वी नो कि Q बराबर फार्मूला होता है C इंटू V। आवेश बराबर धारिता गुना विभव। C क्या है? धारिता है, V विभव है। चूंकि हम लोग जानते हैं ये कॉमन पोटेंशियल है, तो V क्या है? सेम है, यानी इसको कांस्टेंट मान लिया जाए। चूंकि V इक्वल टू कांस्टेंट, तो ये क्या हो जाएगा? तो इसको हम लोग लिख सकते हैं, जब V कांस्टेंट हो गया तो ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाएगा C के। ठीक है, V कांस्टेंट तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल C, कांस्टेंट के बदले हम लोग है ना प्रोपोर्शनल का साइन देते हैं, तो C हो जाएगा। तो इससे एक रिलेशन आता है, तो Q1 बाई Q2 इक्वल टू C1 बाई C2। तो ये फार्मूला हम लोगों को न्यूमेरिकल में यूज होगा। तो हम लोग कह सकते हैं आवेश का अनुपात धारिता के अनुपात के बराबर होता है। इस रिलेशन से कुछ न्यूमेरिकल्स पूछे जाएंगे, तो आप वहाँ पे ये टर्म यूज कर सकते हैं। चलिए, हम लोग जो कनेक्शन के बाद जो वैल्यू Q डैश आया था, Q1 डैश, जिसका यदि आपसे पूछा जाएगा तो Q डैश का वैल्यू होता कितना है, तो इसके लिए एक फार्मूला है, याद रखिएगा। तो इसका फार्मूला हम लोग ये यूज़ कर सकते हैं, C1 बाई C1 प्लस C2, और कुल आवेश से इसको मल्टीप्लाई कर देंगे, है ना। तो Q1 प्लस Q2 था, Q1 प्लस Q2 कुल आवेश। तो ऐसे भी इसका वैल्यू हम लोग Q1 डैश का कितना आया था, यदि सपोज डैट इसका आया था ना C1 भी, तो C1 तो पहले से ही है, V का वैल्यू हम लोग को इतना आया, ये वाला वैल्यू हम लोग लिख सकते हैं। तो लिख सकते हैं Q1 इंटू Q2 अपॉन C1 प्लस C2 लिख सकते हैं। तो इसको हम लोग Q1 प्लस Q2 बाय C1 प्लस C2 को C1 से मल्टीप्लाई कर दिए, तो ये वैल्यू आ गया। इसको हम लोग याद रख सकते हैं, न्यूमेरिकल में यूज होगा। दूसरी बात, Q2 का भी वैल्यू हम लोग लिख सकते हैं इस फार्मूला से। तो Q2 डैश बराबर, याद कीजिए कितना आया था कनेक्शन के बाद, C2 इंटू V आया था, तो इसीलिए इसका वैल्यू क्या हो जाएगा, C2। अब V का वैल्यू क्या हो जाएगा, यहाँ से रख सकते हैं चार्ज के टर्म में, Q1 प्लस Q2
बाई C1 प्लस C2। तो ये हमारा Q2 का वैल्यू आ गया। तो दोनों वैल्यू हम लोग को मिल गया। तो अब न्यूमेरिकल है ना आसान होगा बनाना, आराम से न्यूमेरिकल्स हम लोग सॉल्व कर सकते हैं इस दोनों फार्मूला से और इस रिलेशन से। और कॉमन पोटेंशियल्स पे तो क्वेश्चन आता ही आता है, तो इसमें है ही क्या, बहुत सिंपल है। C1 इंटू V1 प्लस C2 इंटू V2 बाई C1 प्लस C2, ये फार्मूला से पूछा जा सकता है। या चार्ज देगा तो ये फार्मूला यूज़ करेंगे, Q1 प्लस Q2 बाई C1 प्लस C2, इसी का तो वैल्यू है। ठीक है, तो चलिए अब हम लोग कुछ न्यूमेरिकल कर लेते हैं, एक दो जो भी है, जितना हो सके आप लोग घर पे न्यूमेरिकल्स बनाइए, सॉल्व कीजिए। ठीक है, तो जितना कंसेप्ट था न्यूमेरिकल्स के लिए सारा कॉन्सेप्ट मैंने आपको बता चुका हूँ। अब तो बहुत आसानी से न्यूमेरिकल्स सॉल्व हो जाएंगे। चलिए ये क्वेश्चन देखिए कितना बहुत है ना कंसेप्चुअल है और फार्मूला बेस्ड है। ठीक है, यदि फार्मूला पता है तो ये क्वेश्चन आसानी से आपसे सॉल्व हो जाएगा, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो देखिए इसमें हम लोगों को क्या दिया हुआ है, बोल रहा है कि दो सुचालक गोलों की धारिता दे दिया है C1 है ना, और दूसरा C2 दे दिया है। C1 तथा C2 आपको दिया हुआ है, इनको एक चालक तार द्वारा परस्पर जोड़कर उसको एक चालक तार से कनेक्ट कर दिया जाता है, दोनों कंडक्टर को, और उनको 100 माइक्रोकूलम का आवेश दिया जाता है। तो है ना, गोलों का पृथक पृथक मतलब अलग अलग आवेश ज्ञात करना है। तो देखिए पहले फिगर बना लीजिए, जो फिगर हम लोग बनाए थे। तो इसमें हम लोगों को C1 का वैल्यू पता है, C1 का दे दिया है कितना, इसको कंडक्टर A मान लेते हैं, इसको B मान लेते हैं। तो 20 माइक्रोफराड इसका वैल्यू है। C2 का वैल्यू है 30 माइक्रोफराड, और इसको एक चालक तार द्वारा इसको जोड़ दिया गया है। जब जो जोड़ेंगे तो बताइए Q1 इस Q2 है, तो जोड़ने के बाद जो वैल्यू होगा, और ये भी तो दोनों का समान होगा, इक्वल होगा कि नहीं होगा। तो अब बोल रहा है कि जब जोड़ने के बाद ये चार्ज जो है क्या हो गया, Q1 से Q डैश हो जाएगा, Q2 से Q डैश हो जाएगा। बताइए जोड़ने के बाद हुआ था कि नहीं हुआ था, बता चुके हैं। तो हमको बोल रहा है क्या कि ये यानी हम लोगों को Q1 डैश प्लस Q2 डैश का वैल्यू हमको ये दोनों मिला के दे दिया है कितना, 100 माइक्रोकूलम। तो बोल रहा है क्या कि दोनों अलग अलग Q1 डैश का वैल्यू बोल रहा है और Q2 डैश का अलग अलग वैल्यू निकालिए, दोनों मिला के ये 100 माइक्रोकूलम चार्ज दे दिया है। तो दोनों चार्ज अलग अलग कितना है, कितना है कि ये 100 हो जाएगा। तो पार्टिकुलर अलग अलग चार्ज हम लोग कैसे कैलकुलेट करेंगे, तो हमको दिया हुआ है, किस तरह से सॉल्व करेंगे, जो चीज़ दिया हुआ है गिवन लिख लीजिए। गिवन क्या क्या चीज़ है, तो C1 इक्वल टू है 20 माइक्रोफराड तथा C2 है 30 माइक्रोफराड। तो ये दोनों चीज़ हमको पता है, और जोड़ने के बाद तो जोड़ेंगे तो कॉमन पोटेंशियल हम लोग को निकालना पड़ेगा। तो कॉमन पोटेंशियल और तथा हम लोग को और क्या दे दिया है, इसके अलावा ये चीज़ दे दिया, ये चीज़ दे दिया, और ये भी तो दिया हुआ है Q1 डैश प्लस Q2 डैश का वैल्यू, Q1 डैश और Q2 डैश का वैल्यू दे दिया है 100 माइक्रोकूलम। तो हमसे पूछा जा रहा है Q1 डैश का वैल्यू क्या होगा तथा Q2 डैश का वैल्यू क्या होगा। तो देखिए कितना आसान है। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, कॉमन पोटेंशियल निकालेंगे। तो कॉमन पोटेंशियल बराबर फॉर्मूला होता है कॉमन पोटेंशियल को V से डिनोट करते हैं। तो चार्ज के टर्म में हमको दिया हुआ, तो चार्ज वाला फॉर्मूला याद है, तो Q1 प्लस Q2 होता था बाय C1 प्लस C2 होता था। तो यहाँ पे Q1 डैश Q2 डैश ले लेंगे। तो इस दोनों का वैल्यू दोनों मिला के हम लोगों को कितना दिया है, 100 माइक्रोकूलम।
और C1 देखिए कितना है 20 माइक्रोकूलम अब प्लस 30 माइक्रोकूलम, दोनों का वैल्यू रख सकते हैं 20 माइक्रोकूलम, माइक्रोफराड होता है ना कैपेसिटेंस, और 30 माइक्रोफराड। तो ये क्या हो जाएगा, तो 100 बाई 30 प्लस 20 क्या हो जाएगा, 50 हो जाएगा, है ना। तो देखिए ये दोनों, ये माइक्रोकूलम हो गया, ये माइक्रोफराड हो गया। तो माइक्रो से माइक्रो कैंसिल, 0 से 0 कैंसिल, और 5 इंटू 2 10 हो जाएगा। तो डायरेक्ट 50 इंटू 2 क्या 100 होता है ना, तो डायरेक्ट काट दिया। तो 2 क्या हो गया, 2 वोल्ट हो गया, कूलम है ना बटा फराड, वोल्ट हम लोग लिखते हैं। तो कॉमन पोटेंशियल हमारा 2 वोल्ट आ गया। तो इसलिए Q1 डैश का वैल्यू बताइए, आफ्टर कनेक्शन में क्या आया था, जब C1 को V से मल्टीप्लाई करते थे, क्योंकि कॉमन पोटेंशियल हम लोग को आ गया है, C1 पता है, तो बराबर 20 इंटू 2, 20 माइक्रोफराड इंटू 2 वोल्ट, तो कितना आ जाएगा बताइए, तो 40 माइक्रोकूलम आ जाएगा। Q2 डैश का वैल्यू क्या आ जाएगा, C2 इंटू V हो जाएगा। तो C2 का वैल्यू कितना है 30 इंटू 2, तो क्या हो जाएगा 60 माइक्रोकूलम हो जाएगा। तो ये हमारा आंसर आ गया, है ना। अब जब इस दोनों को जोड़ेंगे तो Q1 डैश प्लस Q2 डैश देख लीजिए, 40 प्लस 60 100 माइक्रोकूलम आया कि नहीं आया, आंसर भी प्रूव हो गया, है ना, ये चार्ज भी प्रूव हो गया। तो दोनों मिला के 100 माइक्रोकूलम होता था, तो दोनों पार्टिकुलर हम लोग Q1 डैश Q2 डैश का भी वैल्यू आ गया। और कॉमन पोटेंशियल जब तक हम लोग कैलकुलेट करेंगे तब तक Q1 डैश Q2 डैश तो नहीं कैलकुलेट कर सकते हैं ना, नहीं ना आएगा। तो इसीलिए पहले हम लोग को कॉमन पोटेंशियल ज्ञात कर लेना है, उसके बाद हम लोग को दोनों अलग अलग चार्ज का वैल्यू आ जाएगा। तो ये क्वेश्चन बहुत ही सिंपल है, तो मुझे पता है कि आप लोगों को समझ में आ गया होगा। चलिए अब हम लोग जो है दूसरे क्वेश्चन को देखते हैं, इस क्वेश्चन को देखते हैं। तो देखिए धातु के 2 गोलों का व्यास क्रमशः 12 सेंटीमीटर तथा 8 सेंटीमीटर है। इन्हें समान विभव का तक आवेशित किया गया है। ज्ञात करें गोलों का धारिता का अनुपात, गोलों पर आवेश के पृष्ठ घनत्व का अनुपात। देखिए 2 गोला आपको दे दिया है, क्वेश्चन में कह रहा है कि ये पहला गोला, दूसरा गोला, ये दूसरा गोला है, ए मान लेते हैं, इसको बी मान लीजिए। तो इसका जो है दोनों का आपको व्यास दे दिया है, यानी कहने का मतलब व्यास पूरे सेंटर से एक लाइन खींचेंगे, है ना, इस तरह से। तो ये मतलब इसको डायमीटर कहते हैं। तो ये सेंटर से होके जो लाइन दोनों, है ना, सरफेस को जो टच करेगा वही हमारा क्या हो जाएगा, व्यास हो जाएगा, डायमीटर हो जाएगा। तो ये आपको दे दिया है कितना है 12 सेंटीमीटर, और ये दे दिया है 8 सेंटीमीटर, यानी ये डी का वैल्यू D1 दे दिया, D2 दे दिया। तो यहाँ से यहाँ तक इस गोले का, यदि इसको सेंटर मान लेते हैं तो बताइए जब डायमीटर पता है तो रेडियस नहीं पता चलेगा। तो डायमीटर का क्या होता है, आधा होता है, तो 12/2 हो जाएगा, यानी 6 सेंटीमीटर आ जाएगा। और ये R2 का वैल्यू क्या हो जाएगा, 8/2 हो जाएगा, तो 4 सेंटीमीटर हो जाएगा रेडियस। तो यानी यहाँ से यहाँ तक की दूरी हो गई 4, और यहाँ से यहाँ तक की दूरी हो गई 6, ठीक है। तो रेडियस बराबर डायमीटर का आधा होता है D/2। तो हम लोग इसीलिए जो है डायमीटर में 2 से डिवाइड कर दिए, तो रेडियस आ गया। तो अब डायरेक्ट हम लोग लिखते हैं, क्योंकि हमको है ना R1 R2 दिया हुआ है, व्यास दिया हुआ है, तो रेडियस की ज़रूरत पड़ेगी, क्योंकि जब यहाँ पृष्ठ घनत्व तो हम लोग निकालेंगे तो वहाँ पे इसका ज़रूरत हम लोग को मिलेगी, ठीक है ना। तो चलिए ए में क्या कह रहा है कि गोलों की धारिता का अनुपात। तो गोलों की धारिता का अनुपात क्या होगा,
सपोज डैट इसकी धारिता कैपेसिटेंस C1 मान लेते हैं, इसकी C2 मान लेते हैं। तो आपको याद है तो बताए थे C बराबर हम लोग लिखे थे 4 पाई एप्सिलॉन नॉट और ये इंटू रेडियस। ये फॉर्मूला आया था, इससे पहले हम लोग पढ़ चुके हैं। तो अब ये कांस्टेंट है, ये कांस्टेंट वैल्यू है, कांस्टेंट है। तो इस कांस्टेंट है तो इसको हम लोग समानुपाती किसके हो गया, R हो गया। तो C1 बाई C2 बराबर लिख सकते हैं R1 बाई R2, यानी पहले गोले की धारिता बटा दूसरे गोले की धारिता। तो ये किसके हो जाएगा, पहले गोले की रेडियस बटा दूसरे गोले की रेडियस का अनुपात हो जाएगा। तो इसीलिए R1 का वैल्यू कितना हो जाएगा, तो आप बोलिएगा है ना। तो यहाँ पे तो आप देखिए R1 का वैल्यू हम लोग को कितना आया था 6 सेंटीमीटर, 6 सेंटीमीटर। और R2 का वैल्यू कितना आया 8 सेंटीमीटर। यदि इसको कैपिटल R1 ही मान लीजिए, इधर R1, इसको कैपिटल R2 ही मान लीजिए, कोई दिक्कत नहीं। तो ये आ गया था 4 सेंटीमीटर। ऐसे भी सेंटीमीटर से सेंटीमीटर कट गया तो मीटर बनाने की कोई ज़रूरत नहीं है। आप मीटर बनाते भी है फिर भी वैल्यू उतना ही आएगा। तो चाहे तो आप मीटर भी बना के देखिए फिर भी कट के वही आएगा। तो 6 इसमें 100 से हम लोग डिवाइड करते हैं मीटर बनाने में, तो ये ऊपर जाके क्या होगा 10⁻² हो जाएगा। इसको भी मीटर बनाएंगे तो ये भी मीटर हो गया, फिर भी तो कट गया। यहाँ भी कट रहा था और यहाँ भी कट रहा है। तो देखिए यहाँ तो डिवाइड करेंगे तो वैल्यू क्या आ जाएगा, इसको भी काटिए तो 2 3 6, 2 2 4, तो 3/2 आ गया वैल्यू, 3/2 का रेशियो आ गया। तो इसलिए हम लोग लिख सकते हैं C1 अनुपात C2 बराबर हो गया 3:2 हो गया। यही हमारा आंसर है, यही हमारा आंसर है। यही चीज़ हम लोग गोले की धारिता का अनुपात पूछ रहा है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर बी में चलिए। गोलों पर आवेश के पृष्ठ घनत्व का अनुपात। पृष्ठ घनत्व याद है, आवेश का पृष्ठ घनत्व को क्या चीज़ से डिनोट करते हैं, सिग्मा से। सिग्मा को ही आवेश का पृष्ठ घनत्व कहते हैं। तो इसका फॉर्मूला होता है Q/A, है ना। तो इस पे चार्ज Q1 है, इस पे चार्ज Q2 है। ठीक है, तो A क्या है, एरिया, यानी पहले का क्षेत्रफल हम लोग इसका A1 मान लेते हैं, दूसरे का A2 मान लेते हैं। तो हम लोग तो ये फॉर्मूला है। तो इसके लिए तो ये पहला गोला के लिए पृष्ठ घनत्व क्या हो जाएगा, पहला गोले का पृष्ठ घनत्व यानी σ1, पहले गोले का पृष्ठ घनत्व क्या σ1, इसका है σ2। तो σ1 का वैल्यू क्या हो जाएगा Q1/A1। Q1 चार्ज, पहले गोले का चार्ज Q1 है ना, और ये क्या है पृष्ठ है ना, एरिया है। तो एरिया क्षेत्रफल A1, इसको इक्वेशन 1 मान लेते हैं। तथा दूसरे गोले का पृष्ठ घनत्व बताइए कितना हो जाएगा, σ2, इसका σ2 माने हैं। तो क्या हो जाएगा, दूसरे गोले का चार्ज Q2 है और एरिया बताइए A2 है। तो इसको इक्वेशन 2 मान ले। अब क्या करेंगे हम लोग, इक्वेशन 1 में 2 से भाग देते हैं, है ना। तो इक्वेशन तो अनुपात आ जाएगा, क्योंकि हम लोग को अनुपात जहाँ रहे तो डिवाइड वहाँ करना है। तो σ1/σ2 बराबर हो जाएगा Q1/A1 डिवाइड Q2/A2। तो ये नीचे वाला टर्म है ऊपर चला जाएगा, तो Q1/A1 हो जाएगा यहाँ पे गुना A2/Q2 हो जाएगा। तो देखिए अब हम लोग क्या करेंगे, अब हम लोग लिखेंगे σ1/σ2, तो Q1/Q2 गुना A2/A1 इस तरह से लिख सकते हैं। तो बोलिए Q1 इंटू Q2 को, Q1 को हम लोग C1 इंटू V1 लिख सकते हैं, C1 इंटू V1,
दूसरा Q2 को क्या लिख सकते हैं, C2 इंटू V2 गुना 4 पाई R2 का स्क्वायर हो जाएगा। रेडियस 2 हम लोग को आ गया है ना। R2 का वैल्यू देखिए, R2 का वैल्यू 2 और यहाँ पे आ जाएगा 4 पाई A2 का, तो यहाँ पे A1 नीचे है ना, तो 4 पाई R1 स्क्वायर लिख लीजिए पहले का रेडियस। तो 4 पाई से 4 पाई कैंसिल हो जाएगा, 4 पाई से 4 पाई कैंसिल, ठीक है ना। तो समान विभव है ना, तो अब ये V1 नहीं होगा, सिर्फ V हो जाएगा। देख लीजिए समान विभव लिखा हुआ है, तो समान नहीं रहता तब V1 V2 लेते, समान है तो इसका मतलब है कि किसी वायर से इसको टच करके, है ना, टच कर दिया गया है, तो इसलिए इसका दोनों का पोटेंशियल V हो गया। पोटेंशियल क्या हो जाएगा, क्या हो गया है V, तो V से V कट जाएगा, तो यहाँ पे क्या बचेगा C1/C2 गुना R2 का स्क्वायर बटा R1 का स्क्वायर। तो बोलिए C1/C2 का वैल्यू हम लोग को कितना आया है 3/2 और R2 बटा R1 का वैल्यू, R2 का वैल्यू कितना है 2, है ना। तो 2 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा, डायरेक्ट लिख दे रहे हैं 2 का स्क्वायर 4 और R1 का वैल्यू क्या है 3 है, तो 3 का स्क्वायर 9, तो ये कट के कितना हो जाएगा 3 3 9, 2 2 4, तो 2:3 आ गया, यही मेरा आंसर है। तो पृष्ठ घनत्व का अनुपात जो है गोलोक, है ना, कितना आ गया 2/3। तो इस तरह से हम लोग जो है न्यूमेरिकल्स भी आसानी से सॉल्व कर सकते हैं, बशर्ते कि हम लोग का कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए। दूसरी बात है कि फार्मूला याद रहनी चाहिए, क्योंकि फिजिक्स में तो फार्मूला यूज़ तो होना ही होना है, ठीक है। तो चलिए आज के लिए बस इतना ही। यदि मेरा वीडियो अच्छा लगे तो कमेंट करें, लाइक करें, और जो लोग नए हैं तो बिल्कुल सब्सक्राइब कर लें, ताकि जैसे ही मैं नया वीडियो डालूँ तो उसको, है ना, इंस्टेंट इन्फॉर्मेशन मिल जाए, ठीक है। तो इस तरह से बने रहिए, तब तक के लिए बाय।